जिसकी कोशिश हम चर्चा के जरिए उन तक पहुंचाने की कर रहे थे वो सफल होती हुई नजर आती है। और सरकार की मंशा है ऐसे तमाम शिक्षकों को विद्यालयों तक पहुंचाने की क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों संवारने का जिम्मा आपके ऊपर होता है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये अपेक्षा भी आपसे की जाती है। सर, ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा, क्योंकि क्या इस आधार के तहत भी हम चयन करेंगे कि किन लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दिया जाए जगह, किन लोगों का जूनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है शिक्षक के तौर पर? आखिर इस मेरिट का आधार क्या कुछ रखा जाएगा? नहीं, वो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग टीईटी या एसटीईटी कहते हैं, उसमें जो उनके अंक आते हैं, उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है। वो हमारे अभ्यर्थियों को पता है और वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से होता है और सब लोगों को मालूम है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जहाँ भी हमारे अलग अलग नियुक्ति की इकाइयाँ हैं, जिसको हम नियुक्ति प्राधिकार कहते हैं, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी हम लोगों ने ताकतवर बनाया है, उनके स्तर से नियुक्तियां होती हैं, तो उनके यहाँ से अलग अलग इकाई के हिसाब से फिर सब लोग आवेदन लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पिछले समय तक जो हमारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी कि सब जगह उसमें आवेदन देना पड़ता था, हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम किया है और समेकित मेरिट लिस्ट बना के जो मेरिट में ऊपर होंगे उनके चॉइस का विद्यालय मिल जाएगा। इसलिए वो पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से होती है। सर, कई लोगों के सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने को लेकर के सामने आते रहे कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी बहुत जल्द कर दीजिए, क्योंकि उसे लेकर के भी उनकी चिंता सामने नजर आ रही है। इसे लेकर भी सरकार का कदम आगे बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, उधर भी हम लोग उनकी नियमावली बना रहे हैं। आज तक उनके संबंध में नियमावली नहीं बन पाई थी, वो नियमावली बना के कम से कम अब जब हम लोगों ने अपने तरफ से विशेष प्रयास करके जो मामले न्यायालय में अटके पड़े थे उनमें उनको दूर करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार के ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है। तो हम समझते हैं कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय के संबंध में जो डिग्री धारक लोग हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए और हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, चूंकि सर आज आप लाइव मौजूद हैं और आपसे माकूल जवाब कोई और नहीं दे सकता है उन लोगों को जो लोग अब तक उनकी उम्र की आधी उम्र उन्होंने सिर्फ इस इंतजार में बिता दी कि शिक्षक बन पाते। शिक्षक के साथ चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी उससे जुड़ी होती है और जब पढ़ाई लिखाई की तो रोजगार मिलना उनका मौलिक अधिकार भी बन जाता है। ऐसे में वो शिक्षक ये भी जानना चाहते हैं कि एक बार फिर से आप उन्हें आश्वस्त कर दें कि अब कोई पेंच नहीं आएगी, अब कुछ फंसेगा नहीं, अब कुछ लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अब ये लंबे शब्द तारीख को लेकर के बहुत संशय है, वो संशय खत्म हो जाए। ये एक बार आप उन्हें जरूर न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए आश्वस्त कर दें कि अब कुछ नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं अटकने वाला है, अब सब कुछ साफ है, पारदर्शी है और बहुत जल्द आपके हाथ में नियुक्ति पत्र के जरिए है। हमने तो सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित कर रखा था। पिछले बजट सत्र में, विधानमंडल का जो बजट सत्र था, उसमें ही हमने घोषणा की थी कि शिक्षक नियुक्ति का मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है उसमें सरकार विशेष पहल करके, विशेष उल्लेख करके न्यायालय से इजाज़त लेके इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया है। और जहाँ तक पेच लगने की बात है, अब आप ही बताइए कि ये तो पेच लगाने वाले से पूछिएगा ना, हम लोग तो पेच हटाने वाले, हम लोग तो पेच दूर करने वाले। हम
पेच लगाने वालों से भी आप ही के चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, हमारे लाखों रिक्तियां बची पड़ी हैं। इन रिक्तियों के भरने के अभाव में हम अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि किसी हालत में कोई पेच क्या लगे, हम जितनी तेजी से कर सकते हैं हम बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो भाई पेच मारने वालों से भी, पेच लगाने वालों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई अब और पेच मत लगाइए, सरकार को ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां, बहालियां करने दीजिए। इसी में सबका भला है। बिल्कुल, इसी में सबका भला है। और देखिए, बिल्कुल ये बहुत इस वक्त अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो उस शुरुआत को होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो रास्ता और साफ हो जाता है और उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इसलिए ये कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर सरकार हो। और अब इसकी उम्मीद बढ़ती हुई भी, बलवान होती हुई भी। सर, क्या छठा और सातवां चरण जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट ने भी अब जब साफ कर दिया है, क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजस्य नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके, हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहाँ रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल, तो देखिए, साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती हैं और साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित से